हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 1, जिसमें हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट समझने वाले हैं, जिसमें पोर्टर्स 5 फोर्सेस, मार्केट सेगमेंटेशन एटसेट्रा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके लिमिटेशंस क्या है, वैल्यू चेन एनालिसिस, सेगमेंटेशन एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस हमने समझा, और फिर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट से स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल, वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास है, ऑस्ट्रोवर्ल्डर्स बिजनेस मॉडल है, वो हमने इन डिटेल समझा था। और साथ में कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप, उसके बारे में भी इन डिटेल समझा था। होपफुली वो जो तीनों ही पार्ट्स है वो आपने अच्छे से देख लिए होंगे, राइट। और मॉडल टेस्ट पेपर का एक सिनेरियो और टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे, राइट। तो चलिए अब समझते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट से स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में सिर्फ इंटरनल कॉस्ट या इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, सिर्फ इंटरनल डेटा के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। इसमें जो मार्केट क्या है, कॉम्पिटिटर्स क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। और फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरह से अचीव कर सकते हैं या कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं, वो देखा जाता है। इसीलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाता है, तो वही हमें यहाँ पर समझना है, राइट। तो चलिए वो समझते हैं। ये दिया हुआ है पेज नंबर 1.32 पर। Survival and sustainability are precondition for any business to be successful. The survival of the fittest to the business environment in which the business operates is a universal principle. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। ये आपने रूल सुना ही होगा कि जो फिटेस्ट है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वही सर्वाइव कर पाएगा। वो ह्यूमन सोसाइटी में कह सकते हैं, एनिमल्स में हो सकता है, ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट में भी ऐसा ही होगा कि जो बिजनेस फिटेस्ट है, जो स्ट्रॉन्ग है, वही सर्वाइव कर पाएगा। अदरवाइज वो कंपटीशन में उसका लॉस बहुत होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, तो उसे बंद करना पड़ेगा अपना बिजनेस, राइट। इसीलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करके, एनालाइज करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करना और सस्टेन करना जरूरी है। Hence, the need of crafting and deploying agile strategies capable of responding and adapting to the changes that are taking place in and around it becomes inevitable. Therefore, it becomes essential to understand the business environment. जो भी आसपास चेंजेस हो रहे हैं, कंपटीशन में हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है, पॉलिसीज चेंज हो रही है, कुछ भी, तो उसको तुरंत ही अडॉप्ट करना जरूरी है, नेसेसरी है, कंपलसरी है। वो अगर कर पाएंगे और तभी अच्छे से हम कस्टमर्स को सर्व कर पाएंगे और बिजनेस है वो सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज बिजनेस नहीं चल पाएगा। Earlier in this chapter, we recognized the need to analyze the business environment for the purpose of developing and implementing the strategy. Here we will consider the requirement in specific context of the external environment, which has a subset of remote and industry operative environment. यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो रिमोट एनवायरनमेंट है और जो इंडस्ट्री ऑपरेटिव एनवायरनमेंट है, वो हमें समझना होगा। रिमोट मतलब कि पूरे ही नेशन को, पूरी ही इकोनॉमी को जो अफेक्ट करता है, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, वो रिमोट है। एनवायरमेंटल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो सब कुछ देखा जाता है। जबकि इंडस्ट्री ऑपरेटिव एनवायरनमेंट, जो भी इंडस्ट्री में वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, उस इंडस्ट्री का जो एनवायरनमेंट है वो इंडस्ट्री ऑपरेटिव, दोनों ही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंडस्ट्री ऑपरेटिव जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा अफेक्ट करता है इंडस्ट्री के सारे ऑर्गेनाइजेशन को। रिमोट एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली रिमोट है, उसकी इंपैक्ट हो सकता है कम भी आए, बट वो सारी पूरी इकोनॉमी पर उसकी इंपैक्ट रहेगी। External environment comprising the factors that are beyond the control of organization, outside organizational boundary, but have influences on the organization, its performance and strategic positions. Prior to starting with external environment analysis, it is essential for a business firms to define the industry in which they are operating and set out the dimensions of the remote and industry operative environment. बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझने से पहले इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री से वो बिलोंग करती है, वो समझना, वो एनालाइज करना जरूरी है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आप फिर से रीड नहीं करेंगे तो चलेगा। An industry is a group of companies that are relatively comparable based on the primary business activities, or it can be seen as a group of organizations or business units participating in similar economic or commercial activities and producing similar products or services. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो, उनकी जो बिजनेस, प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज है वो सिमिलर है, वो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करती है, उनका इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटीज है वो सिमिलर है, तो वो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसे इंडस्ट्री कहा जाएगा। Here it is important to note that there is no single universally acceptable definition of industry. Further, what industry will consist of depends upon the width and depth of the business firm.
कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि इसे ही इंडस्ट्री कहा जाएगा, बट वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, उसकी विड्थ और डेप्थ कितनी है उसके ऊपर। यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। When a fast food retail chain started its operations in the USA, its industry analysis was reserved only up till the customer and fast food chain, competitors and rivals operating in the USA. The moment it decides to go beyond borders, continents, Asia, Europe, Australia, etc., the scope of industry has been changed, and now the factors of those continents or countries also become relevant while making decisions or crafting strategies. पहले वो सिर्फ जो फास्ट फूड चेन है वो सिर्फ यूएसए में वर्क करती थी, तो उसके लिए कस्टमर्स क्या है और उनके कॉम्पिटिटर्स क्या है वो समझना जरूरी था। पर वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो उनको वो कंट्रीज के भी जो एनवायरनमेंट है उसको भी कंसिडर करना होगा, वो भी उसके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। Hence, any single economic definition of industry can't be relied on here. Business organizations, in light of the competitive market in which they operate, need to come up with their own concept of industry. For example, a two-wheeler riding app-based transport company may not consider a four-wheeler riding app-based transport company as its competitors. Hence, scope of the industry may be restricted to the other two-wheeler rider provider only, where power to substitute, perfect substitute exists. Two-wheeler riding app-based transport service जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उस ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकता है। पैसेंजर की बात करें तो रैपिडो फेमस है, राइट। तो रैपिडो है वो पायनियर था कि जिन्होंने टू व्हीलर में पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। तो उनके लिए उनके जो कॉम्पिटिटर्स है, अगर कोई जो दूसरे ऐसी एप्लीकेशंस है जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो उनके लिए कॉम्पिटिटर है। फोर व्हीलर अगर कोई भी ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो उनके लिए कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि जो पर्सन को स्कूटर पर ही जाना है, क्योंकि स्कूटर टू व्हीलर पर जो जाएगा वो कंपेरेटिवली उसका फेयर चार्जेस काफी कम होता है कंपेयर टू फोर व्हीलर में जाना है। तो उनके जो कस्टमर्स है जिनको स्कूटर पर जाना है, जो स्टूडेंट्स हो सकता है, बैचलर्स हो सकता है, राइट, तो वो सारे लोग कम प्राइसेस में एक जगह से दूसरी जगह पर कम्यूट करना चाहते हैं, तो वो कभी भी फोर व्हील में नहीं जाएंगे, क्योंकि फोर व्हील का जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है वो बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए टू व्हीलर की जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ टू व्हीलर के दूसरे कॉम्पिटिटर्स को ही कंसिडर करना रहेगा, राइट। ओला, उबर ने भी फिर स्टार्ट किया तो वो उनके लिए कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे। वैसे ही अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो स्विगी का है, जिसमें स्विगी जीनी है ऐसा कुछ है, जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आपको भी कुछ सामान अपना पहुंचाना है तो वो पहुंचा देते हैं, प्रिंट या जेरोक्स चाहिए तो वो भी करवा के आते हैं, तो वो सारी चीजें उसमें कवर अप होती है। तो वो जो दूसरे से है जो टू व्हीलर्स में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो उनके लिए कॉम्पिटिटर्स और वो पूरा ग्रुप उसके लिए इंडस्ट्री बन जाएगा। बट reciprocally, it may be possible that a four-wheeler riding app-based transport company also consider a two-wheeler riding app-based transport company as its competitors while performing industry analysis. But जो फोर व्हीलर वाला है वो जो एप्लीकेशंस है उसके लिए टू व्हीलर एप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी कॉम्पिटिटर्स बन सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार फोर व्हीलर है वो अवेलेबल नहीं है या फिर टाइम ज्यादा लगा रहा है, फेयर ज्यादा है, तो लोग सोच सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं, अगर सिंगल पर्सन ही है तो वो देख सकते हैं कि क्या टू व्हीलर अवेलेबल है या नहीं, राइट, क्योंकि उनको तो ज्यादा फायदा होगा। हाँ, थोड़ा सा कन्वीनियंस या फिर लग्जरियसनेस में कम हो सकता है, बट अगर जिसको वो प्रॉब्लम नहीं है, जिनको टाइमली पहुंचना है, कम प्राइसेस पर पहुंचना है, तो वो फोर व्हीलर से टू व्हीलर में स्विच हो सकते हैं, राइट। तो उसके लिए फोर व्हीलर एप ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए टू व्हीलर एप ट्रांसपोर्ट कंपनी कॉम्पिटिटर बन सकती है, तो वो उनकी इंडस्ट्री में कवर अप हो सकता है, राइट। तो ये काफी अच्छा एग्जांपल है, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो इंडस्ट्री की कोई डेफिनेशन नहीं है, किसे इंडस्ट्री कहेंगे, वो बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि वो मेरी इंडस्ट्री में कवर अप होते हैं या, राइट। Therefore, the scope of industry definition with narrow or wide inclusion is a subjective issue. Narrow scope may make analysis more manageable, but exclusion of relevant substitutes or disruptive influences may make it meaningless, whereas wide scope of industry can ensure more relevance and utility but will be more resource consuming and complex. Cost benefit analysis come into play here. नैरो स्कोप है या फिर वाइडर स्कोप है, नैरो स्कोप में काफी कम कंसिडर करते हैं कि ये इंडस्ट्री में कवर अप होता है, वाइडर स्कोप में ज्यादा ही चीजों को ध्यान में रखा जाता है, राइट। For further analysis, the external environment is usually broken down into two subsets called the remote environment and the industry operating environment, including the competitive environment. इंडस्ट्री ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट मतलब कि जो इंडस्ट्री में हो रहा है, रिमोट में सारे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसिडर किया जाएगा. द एलिमेंट ऑफ रिमोट एनवायरनमेंट सच एज सोशल,
टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, लीगल एंड एथिकल फैक्टर्स, स्टिपल। जो पहले पेस्टल था उसमें एथिकल भी अब ऐड किया गया है, एथिकल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है। Comprises factors that originates beyond and usually irrespective of any single firm's operating situation. Remote environment present firms with opportunities, threats and constraints, but rarely does a single firm exert any meaningful reciprocal influence. ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, थ्रेट और कंस्ट्रेंट भी बन सकते हैं, तो उन सभी को कंसिडर करना जरूरी होगा। ये रिमोट एनवायरनमेंट है। By working systematically through each of the elements of the remote environment, business should have a comprehensive list of factors that have shaped the historical growth of the industry and are likely to affect the future growth of the industry. For example, due to technological advancement, the cellular phone changed dramatically from QWERTY keypad-based handset to smartphone. Touchscreen phones with better battery backup and function like internet connectivity, a camera, etc. पहले कीपैड फोन्स आते थे, अब टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स आ गए हैं। A cellular phone manufacturer that was once the market leader and held a substantial percentage of the market share failed to respond to the changing technology. किसकी बात हो रही है आपको पता चल ही गया होगा, राइट? नोकिया था वो पहले मार्केट लीडर था इन सेल्यूलर फोन। उसके फोन से वो काफी रिलायबल और कहीं से भी फेंको, राइट, कुछ नहीं होता था उस फोन को। बैटरी तो हो उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी थी, बट वो स्मार्टफोन जो आए, राइट, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, स्क्रीन टच स्क्रीन फोन आए, तो उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाया, राइट, और उसी की वजह से उन्होंने अच्छे से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को वो अडॉप्ट नहीं कर पाया और वो अभी उसका नाम ही नहीं है, राइट। Hence being replaced by an emerging brand that later occupied the position of the market leader. Hence remote environment is beyond the control of single firm operating in the industry. The same factor, technology in this case, bring threat to one and opportunity to the other. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो हमने ऊपर स्टीपल फैक्टर्स देखे, राइट, तो उसमें टेक्नोलॉजी भी एक फैक्टर है। तो यहाँ पर नोकिया के केस में क्या हुआ, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को अच्छे से ध्यान में नहीं लिया उन्होंने, तो उसके लिए क्या बन गया, थ्रेट बन गया और वो कंपनी ही खत्म हो गई, राइट, उसका मार्केट में शेयर ही खत्म हो गया। बट यही चीज टेक्नोलॉजी ही दूसरी कंपनीज के लिए क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी। सैमसंग था तो वो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। अब तो भले ही ओप्पो, वीवो, बहुत ही सारे आपको ब्रांड्स अवेलेबल है, बट सैमसंग है वो नोकिया से कम्पीट करने में बहुत ही अच्छा था स्मार्टफोन जब भी नए नए आए थे तब, राइट। तो वो जो दूसरी कंपनीज है उनके लिए वो क्या चीज बन गई, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गया। तो ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो किसी के लिए थ्रेट तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अच्छे से ध्यान में रखना जरूरी है, राइट, समझ में आ रहा है ना। फिर कॉन्सेप्ट इनसाइट है, industry analysis was conventionally performed using PEST framework, that is political, economic, social and technology. But this approach has evolved to reflect the dynamics of the business environment to PESTEL, right, with the addition of environmental and legal issues, and now STIPL with the addition of ethical aspects. आपने ये PESTEL के बारे में सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा, राइट। अब ये STIPL बन गया है, उसमें ethical values जो उसको भी ऐड किया गया है। Further, as a part of the analysis of industry's operating environment, including the competitive environment, it is important to consider all the factors within the particular industry that affect industry profitability as well as the competitive position of the business organization within it. Industry operating environment के लिए industry के जितने भी factors है, जितनी भी aspects है, उसके consider करना होगा, क्योंकि इससे industry profitability and competitive position पता चल सकती है, उसके बारे में analysis कर सकते हैं। These factors can be grouped into elements such as customers, competitors, as well as potential entrants, supplier, advocacy groups, regulations, regulatory groups, and many other elements such as the industry life cycle, suppliers, buyers, etc. Basically, it considers the wider picture through factors that are capable of determining the growth trajectory in addition to the future profitability. Trajectory in the sense path कह सकते हैं, तो growth का जो path है, जहाँ पर growth हो सकता है जिस तरीके से, तो वो जानने के लिए ये सारे फैक्टर्स जितने भी है, रेगुलेशंस है, सप्लायर है, बायर है, लाइफ साइकिल क्या है इंडस्ट्री की, सप्लायर्स क्या है, बायर्स क्या है, वो सब कुछ समझना जरूरी है। इंडस्ट्री ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। Hence, further in this section, we will consider the forces to determine the profitability of industry, the basis of competition and key success factors that can help business organization gain a competitive advantage, apart from understanding how customers and markets behave and related aspects thereto in the context of external environment.
अब है इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी. Michael E. Porter suggests 5 forces model to assess intensity of industry competition. Industry structure or environment analysis highlight the profitability potential of any industry using Porter's 5 forces model. A higher intensity of competition results in a lower potential profitability and vice versa. Competition जितनी ज़्यादा होगी, intense होगी, उतना ही profitability कम हो जाएगा और vice versa होगा. The 5 forces that are enumerated by this model are pictured below. माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस बताए हैं कॉम्पिटिटिव के लिए, कंपटीशन के लिए, राइट. वो आपने साथ पढ़े होंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर. ये जो 5 फोर्सेस है वो हमें यहाँ पर समझाया है. पोटेंशियल एंट्रेंस, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस, जो नए कॉम्पिटिटर्स आने के चांसेस है, जो पोटेंशियल एंट्रेंस है वो थ्रेट बनता है न्यू कॉम्पिटिटर्स. सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज. कोई भी सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन बेचता है, सेल करता है, राइट, वो अगर उसका सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है तो वो भी थ्रेट बनेगा. बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. अगर बायर्स है वो ज्यादा ही उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो वो नेगोशिएट ज्यादा करेंगे, कम प्राइसेस में हमें सेल करना पड़ेगा. सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. सप्लायर्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो सप्लायर्स नेगोशिएट करेंगे, वो ज्यादा प्राइसेस पर सेल करेंगे, वो टर्म्स कंडीशंस वो डिसाइड करेंगे. और फिफ्थ फोर्स है इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स में राइवलरी अमोंग एग्जिस्टिंग फर्म्स. जो एग्जिस्टिंग फर्म्स जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्क कर रही है उसके बीच भी कंपटीशन हो सकते हैं. तो ये 5 फोर्सेस है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है. न्यू एंट्रेंस हो सकता है, सब्स्टिट्यूट आ सकता है, बायर्स का और सप्लायर्स का नेगोशिएशन, उसका बार्गेनिंग पावर हो सकता है, और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स के बीच जो कंपटीशन है वो. ये इन डिटेल समझते हैं. Competition in an industry continually drive down the rate of return on invested capital toward the competitive floor rate of return, or the return that would be earned by the economist perfectly competitive industry. This competitive floor or free market return is approximated by the yield on long-term government securities adjusted upward by the risk of capital loss. Competition जितना बढ़ेगा तो वो जो risk of rate of return है वो कम हो जाएगा, ROI है वो कम हो जाएगा. बाकी ये समझना ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अब ये जो 5 फोर्सेस है वो समझते हैं. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स डिटरमाइंस देयर एबिलिटी टू डिक्टेट टर्म्स इंक्लूडिंग प्राइस. बार्गेनिंग पावर विल बी हाई इफ द कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर इज लो. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है वो डिसाइड करेगा कि क्या टर्म्स होनी चाहिए, क्या प्राइसेस रहेगी. वो कब ज्यादा हो सकता है, जब कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर इज लो. एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पर जाना बायर्स के लिए अगर वो कॉस्ट है वो काफी कम है, वो ऑलमोस्ट फ्री है, तो वो एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पर जा सकता है. तो उस केस में क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो बायर्स है वो खुद डिसाइड करेंगे कि टर्म्स क्या होगी, प्राइसेस क्या है, राइट. फिर है बायर्स आर फ्यू एंड बायर्स बाय इन हाई वॉल्यूम फ्रॉम स्मॉल सप्लायर्स. बायर्स काफी कम है, कम बायर्स है, तो बायर्स के पास ज्यादा ऑप्शन है, सप्लायर्स के पास कम ऑप्शन है. तो सप्लायर का नहीं चलेगा, वहां पर बायर्स का चलेगा. और बायर्स बाय इन हाई वॉल्यूम फ्रॉम स्मॉल सप्लायर्स. जो स्मॉल सप्लायर्स हैं उनके पास ज्यादा परचेस करते हैं, तो वो जो सप्लायर्स है वो डिपेंडेंट है ऑन द बायर्स, तो उसी की वजह से बायर्स का बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाएगा. हाई बार्गेनिंग पावर में लीड टू लो प्राइसेस और हाई कॉस्ट, हेंस रिजल्टिंग इन अ लो मार्जिन. बार्गेनिंग पावर अगर बायर्स का ज्यादा होगा तो क्या होगा कि लो प्राइसेस पर सप्लायर को बेचना पड़ेगा, या फिर हाई कॉस्ट, वो जो बायर्स को हैंडल करना, उसको मैनेज करना, उसका कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा. उसी की वजह से सप्लायर्स को लो मार्जिन रहेगा. तो ये हम इस तरीके से समझ रहे हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके केस में क्या 5 फोर्सेस किस तरह से वर्क करेंगे. तो अगर हम एक्स लिमिटेड का सोच रहे हैं तो एक्स लिमिटेड के बायर्स का बार्गेनिंग पावर क्या है, राइट. वो बायर्स, उनके बायर्स का बार्गेनिंग पावर काफी अच्छा है, तो क्या होगा कि एक्स लिमिटेड के लिए मार्जिन है वो काफी कम हो जाएंगे, राइट. क्योंकि बायर्स है वो खुद प्राइस डिसाइड करेंगे, नेगोशिएट ज्यादा करेंगे, या फिर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा उनको मैनेज करना है. A buyer group is powerful if the following circumstances hold true. कब बायर को पावरफुल कह सकते हैं. It is concentrated or purchases large volume relative to seller's sales. जो सेलर जितना सेल करता है उसका सब्सटेंशियल पोर्शन है वो कुछ बार परचेस कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि बायर पावरफुल हो जाएगा, वो ज्यादा बार्गेनिंग करेगा, ज्यादा नेगोशिएट करेगा, क्योंकि सेलर है वो डिपेंडेंट है ऑन द बायर. The products it purchases from the industry represent a significant fraction of the buyer's cost or purchases. जो बायर जो इस इंडस्ट्री से परचेस करता है वो उनका सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन है, वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो बायर क्या है कि उसका कॉस्ट कम करने के लिए ज्यादा बार्गेनिंग कर सकता है.
The products it purchases from the industry are standard or undifferentiated. Moreover, the industry's product is unimportant to the quality of the buyer's product or service. हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है वो अनडिफरेंशिएटेड, मतलब कि सभी की स्टैंडर्ड है सभी जगह से, एक दुकान नहीं तो दूसरी दुकान से लेंगे ना तो वही प्रोडक्ट मिल जाएगी आपको, तो वहां पर बार्गेनिंग कर सकते हैं कि चलो दूसरे लोग इतने में दे रहे हैं आप इतने में दे दीजिए तो मैं ज्यादा परचेस कर लूंगा, तो वो चीज यहाँ पर हो सकती है। अगर डिफरेंशिएशन होगा तो उस केस में जो सप्लायर जो डिसाइड करेगा उसी के बेसिस पर बायर को परचेस करना पड़ेगा, उसी टर्म्स पर उसी प्राइस पर। बट अगर दूसरी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, दूसरी भी सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी अवेलेबल है, तो वहां पर बायर्स का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। और दूसरा ये बताया कि जो बायर्स की प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसमें जो ये सप्लाई से उसका क्वालिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके लिए बायर ज्यादा पे नहीं करेगा, वो कम पे करेगा। अगर जो बायर परचेस कर रहा है वो प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस, वो प्रोडक्ट के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसके फाइनल प्रोडक्ट या सर्विसेज में, तो जो बायर ने परचेस करना है वो कम क्वालिटी वाला भी चलेगा, उसके लिए वो कम प्राइसेस पे करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो वहां पर बायर्स का बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाता है। The buyer has full information. It faces few switching cost. बायर के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, वो एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर में स्विच करने के लिए उसका कॉस्ट है वो काफी कम है, कम कॉस्ट होगा तो वो दूसरे सप्लायर में स्विच हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें 4 फैक्टर्स बताए हैं जिस वजह से बायर का बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जैसे कि लार्ज वॉल्यूम परचेस करते हैं फ्रॉम द सेलर्स, उनका लार्ज चंक है वो बायर्स परचेस करते हैं। दूसरा कि बायर का जो कॉस्ट है उसका सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन इस इंडस्ट्री से परचेस किया जाता है, स्टैंडर्ड या फिर अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है वो बेचे जाते हैं, राइट। और उसकी जो बायर की फाइनल प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसमें ये प्रोडक्ट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये प्रोवाइड नहीं करता है। एंड बायर इज अ फुल इंफॉर्मेशन और स्विचिंग कॉस्ट काफी कम है। फॉर एग्जाम्पल, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इन द एयरलाइन इंडस्ट्री इज हाई. Customers are able to check the prices of different airline companies quickly through the many online price comparison websites. In addition, there are not any switching cost involved in the process. आपको अगर एयर टिकट बुक करना है, राइट, बस टिकट कुछ भी बुक करना है, तो आप क्या है कि बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, उन सभी पर चेक करते हैं और जो सबसे कम प्राइसेस में आपको वो सीट अवेलेबल करवाता है उसी वहां से ही आप परचेस करते हैं। और इवन दूसरी जो वेरियस एयरलाइंस है उसमें भी जो सबसे कम प्राइसेस में आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं उसी की टिकट आप बुक करते हैं, राइट। वो बस के केस में भी हो सकता है, इवन होटल्स में से आपको रेस्टोरेंट्स में से अगर आपको फूड ऑर्डर करना है तो सभी जगह पर आप क्या करते हैं कि जहां पर सबसे कम कॉस्ट आपको मिलता है, सबसे कम प्राइसेस में आपको कुछ चीजें सर्विसेज मिलती है, तो वहीं से आप परचेस करना प्रीफर करते हैं। और आपको एक सप्लायर में से दूसरे सप्लायर में स्विच होने के लिए कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, राइट, क्योंकि सब कुछ फ्री है, वो सर्फिंग करना कुछ कॉस्टली नहीं है। हाँ, टाइम जाता है बट उसमें आपके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं, प्राइस इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए सप्लायर स्विचिंग कॉस्ट है वो जीरो या फिर नील है, राइट। तो इसीलिए बायर जो है उसका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है। आप अगर कुछ भी ऐसा टिकट्स वगैरह बुक करते हैं तो आपके पास पावर है कि कहाँ से आप परचेस करेंगे, सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट देते हैं वहां से आप परचेस करते हैं, वहां से आप टिकट बुक करवाते हैं, राइट। फिर है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। बार्गेनिंग पावर जो सप्लायर का क्या किस तरह से अफेक्ट कर सकता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स डिटरमाइंस द कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ इनपुट. Bargaining power is higher for replacement or alternate is not available. सप्लायर, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की ये कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स को ध्यान में रख रहे हैं, तो उनके जो सप्लायर्स हैं उनका बार्गेनिंग पावर कब बढ़ जाएगा कि जब वो जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, तो हमें उन्हीं के पास से परचेस करना पड़ेगा। उन्हीं के पास से हमें अगर परचेस करना पड़ेगा तो वो जिस तरह से टर्म्स डिफाइन करेंगे, जो प्राइसेस पर बेचेंगे उसी प्राइस पर हमें परचेस करना पड़ेगा, तो वहां पर सप्लायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा और हमारे लिए वो कॉस्टली हो सकता है। A supplier group is powerful if the following apply. It is dominated by a few companies and is more concentrated than the industry it sells to. फ्यू कंपनी से सप्लायर्स काफी कम है बायर्स के कंपैरिजन में, इसीलिए क्या होगा कि सप्लायर डिटेक्ट करेंगे कि क्या टर्म्स होनी चाहिए, प्राइसेस कौन सी प्राइसेस पर उनको सेल करना है, तो फ्यू कंपनी से तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। इट इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू कंटेंट विथ अदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट फॉर सेल टू द इंडस्ट्री। वो
दूसरे जो उनके सब्स्टिट्यूट कोई भी अवेलेबल नहीं है, जो सप्लायर सेल करते हैं वही प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा कस्टमर्स को, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब्स्टिट्यूट के साथ कंपटीशन नहीं करना पड़ता है, तो वहां पर सप्लायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। द इंडस्ट्री इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कस्टमर ऑफ द सप्लायर ग्रुप, सप्लायर के लिए वो जो इंडस्ट्री जिसको वो बेचते हैं वो इतनी कुछ खास नहीं है, उसके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या होगा कि सप्लायर उसको जो कस्टमर्स है उनके बार्गेनिंग पावर को ध्यान में नहीं रखेंगे, सप्लायर खुद डिसाइड करेगा भाई लेना है तो लो, मत वरना मत लो, राइट, क्योंकि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट कस्टमर्स नहीं था। The supplier's product is an important input to the buyer's business, पर बायर्स के लिए वो इनपुट काफी इंपॉर्टेंट है जो सप्लायर सेल करते हैं, तो वो इनपुट के बिना उनका प्रोडक्शन या फिर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो सप्लायर जो प्राइसेस जो टर्म्स कंडीशन बोलेंगे उसके ऊपर परचेस करना पड़ेगा। The suppliers group products are differentiated or it has built up of switching cost, जो सप्लायर की प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड, मतलब वो जो बेचते हैं वही वहां से ही मिलेगा, दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा, या फिर जो सप्लायर का जो स्विचिंग कॉस्ट है एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पर जाने का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, तो उस केस में वो जो सप्लायर है उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स है जो सप्लायर के बार्गेनिंग पावर को बढ़ाते हैं, जैसे कि फ्यू कंपनीज फ्यू सप्लायर्स आर अवेलेबल, सब्स्टिट्यूट कोई अवेलेबल नहीं है, फिर इंपॉर्टेंट कस्टमर ये उनके लिए नहीं है, मतलब कि जो सप्लायर है उनके लिए ये नॉट सो इम्पोर्टेंट कस्टमर, राइट, तो वो उनको लेना हो तो लो, बाकी कुछ नहीं, बट ये जो परचेस कर रहे हैं उनके लिए ये इनपुट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इनपुट है, तो उसको परचेस करना ही पड़ेगा। और जो डिफरेंशिएशन है प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, और जो स्विचिंग कॉस्ट है वो भी ज्यादा है, सप्लायर का स्विचिंग कॉस्ट भी ज्यादा है, तो उसके इसमें सप्लायर का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। Illustration है, the bargaining power of supplier in the airline industry can be considered very high. When looking at the major inputs that airline companies need, we see that they are especially dependent on fuel and aircraft. Airline industry में suppliers का bargaining power ज़्यादा होगा क्योंकि उनके ऊपर dependency ज़्यादा हो जाएगी और options भी कम होंगे suppliers के, right? चलिए फिर third है threat of substitute product or services. Threat of substitute may cause a loss of revenue, top line, or an increased cost of retention. टॉप लाइन मतलब कि रेवेन्यू कम हो सकता है क्योंकि जो कस्टमर्स है वो सब्स्टिट्यूट के और चले जा सकते हैं, या फिर वो जो कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए ज्यादा कॉस्ट हो सकता है जो प्रॉफिटेबिलिटी कम करेगा एट टाइम। थ्रेट विल बी हाई इफ द सब्स्टिट्यूट इज परफेक्ट इन नेचर एंड चीपर, suitable can be from substitute can be from different segment and different industry. सेगमेंट का नेचर कैसा है, वो अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है और चीपर है प्राइस में तो ऑब्वियसली जो कस्टमर्स है वो सब्स्टिट्यूट की ओर जा सकते हैं, और सब्स्टिट्यूट है वो विद इन इंडस्ट्री भी हो सकता है और दूसरे सेगमेंट के भी हो सकते हैं। स्विचिंग कॉस्ट एंड द परसीव्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आर आल्सो रिलेवेंट हियर। एक प्रोडक्ट में से दूसरे प्रोडक्ट में स्विच होने के लिए कितना कॉस्ट लगता है कस्टमर को, वो मैटर करेगा कि सब्स्टिट्यूट कितना पावरफुल है, सब्स्टिट्यूट की ओर कितना लोग जा सकते हैं, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी मैटर कर सकता है। एग्जांपल दिए हुए हैं, इन टर्म्स ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री इट कैन बी सेड दैट द जनरल नीड ऑफ इट्स कस्टमर्स इज ट्रैवलिंग। इट मे बी क्लियर दैट देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स टू ट्रैवलिंग बिसाइड्स गोइंग बाय एयरप्लेन। डिपेंडिंग ऑन अर्जेंसी एंड डिस्टेंस, कस्टमर कुड टेक ट्रेन और go by car. People in East Asia, also in Southeast Asia, prefer to use high-speed trains even for long distance. एयर ट्रैवल करने के लिए जो कस्टमर्स है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एयर में ही एयर ट्रैवल ही करेंगे, एयरलाइन थ्रू ही जाएंगे, उसको तो ट्रैवल करने तो ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। वो बाय कार या बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं, तो उसके लिए जो एयरलाइन के लिए ये सारे जो सब्स्टिट्यूट्स है वो थ्रेट्स बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए फिर है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। न्यू पर्सन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर एंटर करेगा इंडस्ट्री में तो वो थ्रेट बन सकता है क्योंकि वो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर है, राइट। न्यू एंट्रेंट्स टू एन इंडस्ट्री ब्रिंग न्यू कैपेसिटी, द डिजायर टू गेन मार्केट शेयर एंड ऑफन सब्सटेंशियल रिसोर्सेज, हेंस द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स मे डैमेज मार्केट शेयर इफ मटीरियलाइज। अगर वो अच्छे से चल जाता है तो वो मार्केट शेयर ले लेगा, राइट, तो जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से उनका शेयर कम हो जाएगा तो वो उनके लिए नुकसान बन जाएगा। The degree of threat depends on the barrier to entry coupled with the reaction from existing competitors that the entrant can expect apart from perceived profitability. कोई भी न्यू एंट्रेंस कब नहीं आएगा अगर एंट्री बैरियर्स बहुत ही ज्यादा है, अगर वो एंटर करना उनके लिए काफी डिफिकल्ट है, जैसे कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है, तो उस केस में न्यू एंट्रेंस के आने के चांसेस कम हो जाते हैं, अदरवाइज वो आ सकते हैं।
The major sources of barriers to entry are economies of scale, product differentiation, capital requirements, switching cost, access to distribution channel, government policy, etc. ये सारे entry barriers हो सकते हैं. Economies of scale already जो existing organization है उन्होंने production के लिए scale कर दिया होगा तो उनका cost अभी काफी कम होगा. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फीचर्स जो नेसेसरी है, अलग है, डिफरेंट है, वो करंट ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑलरेडी अचीव कर लिए होंगे, तो जो न्यू एंट्रेंट्स है उसके लिए डिफिकल्ट होगा वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को अचीव करना. कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, स्विचिंग कॉस्ट, स्विच करना जो है एक जो करंटली वो जो भी अभी बना रहे हैं उसमें से अब न्यू इंडस्ट्री में जाना उसके लिए उसका कॉस्ट कितना है, या फिर इवन कस्टमर्स के लिए भी स्विचिंग कॉस्ट क्या है वो भी कंसिडर करना रहेगा. एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, गवर्नमेंट पॉलिसी. Illustration है, the threat of new entrants in the airline industry can be considered low to medium. It takes quite some upfront investment to start an airline company, especially in purchasing aircraft. एयरक्राफ्ट के अंदर, एयरलाइन के अंदर न्यू एंट्रेंट्स आने के चांसेस कम है, लो टू मीडियम, क्योंकि उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा लगता है. New entrants also need licenses, insurance and access to distribution channels, which are not easy to have or get when you are new to the industry. ये सारी जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है, लाइसेंसेस, इंश्योरेंस, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सेट्रा, तो वो सब कुछ भी न्यू एंट्रेंट्स के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है, खर्चा भी बहुत ज्यादा हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग और प्रोसेस टाइम में भी बहुत ज्यादा टाइम जा सकता है. तो इसी वजह से जो एयरलाइन इंडस्ट्री उसमें न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट कंपैरेटिवली लो है. राइट. राइवलरी अमोंग एग्जिस्टिंग फर्म, जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनके बीच भी राइवलरी हो सकती है, कंपटीशन हो सकती है, दैट इज आल्सो अ थ्रेट. राइट. वो भी वो जो पोर्टर के 5 फोर्सेस है उसमें 5th फोर्स ये है. राइवलरी अकर बिकॉज वन और मोर कॉम्पिटिटर्स इधर फील द प्रेशर और द सी द अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव देयर पोजीशन. राइवलरी में एक कॉम्पिटिटर होगा, उनको थ्रेट होगा, प्रेशर होगा, दूसरे के लिए वो अपॉर्चुनिटी होगा. कॉम्पिटिटिव मूव्स बाय वन फर्म जनरली हैव इफेक्ट्स ऑन इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड thus may incite retaliation or effort to counter the move. The two sources firm are mutually dependent. This pattern of action and reaction may or may not leave the initiating firm and the industry as a whole better off. If moves and counter moves escalate, then all firms in the industry may suffer and be worse off than before. अगर दोनों ही कंपटीशन है वो एक्शन रिएक्शन में चलते रहेंगे तो पूरी इंडस्ट्री को उससे नुकसान हो सकता है, सभी को सफर करना पड़ सकता है. राइट. Intensity of competition or rivalry will determine the effect on profitability or market share. Competition will be stiffer if the number of firms increases, extra capacity exists, products are homogeneous, fixed costs are high, and exit barriers are also high. Stiff competition कब stiffer हो सकती है? जब number of firms increase हो रही है, ज्यादा firms enter कर रही है. एक्स्ट्रा कैपेसिटी एग्जिस्ट, इंडस्ट्री में और कैपेसिटी है, कस्टमर्स की और डिमांड है, बट सप्लाई इनफ नहीं है, तो हो सकता है कि जो कंपटीशन है वो बढ़ सकती है. प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, कोई भी बना सकता है, बहुत ही इजी है मैन्युफैक्चरिंग करना, होमोजीनियस एक ही टाइप के है, तो कस्टमर है वो कहीं से भी परचेस कर सकता है. तो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन नहीं है तो वहां पर कॉम्पिटिशन ज्यादा होगी. फिक्स्ड कॉस्ट आर हाई, एग्जिट बैरियर्स आर आल्सो हाई. फिक्स्ड कॉस्ट और एग्जिट बैरियर्स ज्यादा है, उस वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्शन है वो बंद करना डिफिकल्ट हो जाता है, उनको एग्जिट करना इंडस्ट्री में से वो भी डिफिकल्ट हो जाता है. तो वो क्या करता है कि एग्जिट करने से बेटर ऐसा सोचते हैं कि चलो जो भी है प्रोडक्शन करते रहते हैं और सेल करते रहते हैं. उसी केस में कॉम्पिटिशन बढ़ता है क्योंकि उनको भी अपना मार्केट शेयर मेंटेन करना रहेगा. As far as the Indian airline business is concerned, the industry is extremely competitive because of number of reasons, which include the entry of low-cost carriers, tight regulation regarding leading to high fixed cost and high barrier to exist. At the same time, the switching cost is low or nil for passenger, hence rivalry become more intensive and stiffer. इंडियन एयरलाइन के केस में भी क्या हो रहा है कि कंपटीशन काफी स्टिफ है क्योंकि वहां पर लो कॉस्ट कैरियर्स अवेलेबल है, जो एयरक्राफ्ट वगैरह है वो लो कॉस्ट में मिल रहे हैं, कंपेरेटिवली लो कॉस्ट. टाइट रेगुलेशन लीडिंग टू फिक्स्ड कॉस्ट, उनको रेगुलेशंस को फुलफिल करना कंपलसरी है, वो रेगुलेशन फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट लगता है, तो वो कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाता है. और हाई बैरियर्स टू एग्जिट करना भी काफी डिफिकल्ट है, इसीलिए उनको कंटिन्यू तो करना ही पड़ेगा अपना बिजनेस, और कंटिन्यू करेंगे तो किसी ना किसी तरीके से कम्पीट भी करना पड़ेगा. और यहाँ पर जो कस्टमर्स है उनका स्विचिंग कॉस्ट लो है. राइट. वो हमने आगे ही देखा था कि बायर्स बार्गेनिंग पावर है उसमें स्विचिंग कॉस्ट का वो काफी कम है, क्योंकि आप अगर एक्स एयरलाइन का देखते हैं तो आप वाई का भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा सस्ता पड़ता है और उसमें आप टिकट बुक करवाएंगे. तो स्विचिंग कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स काफी कम है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा.
राइवलरी बिकम्स मोर इंटेंसिव एंड स्टिफर। यहाँ पर हमें एक डेटा दिया हुआ है 2015 और अक्टूबर 22 का, जनवरी 2015 और अक्टूबर 22 का। जो इंडियन एयरलाइंस है उनका कितना मार्केट शेयर है, टोटल 6.2 मिलियन पैसेंजर्स, और वो बढ़कर हो गए हैं टोटल 11.4 मिलियन पैसेंजर्स। तो एयर इंडिया का पहले 18.7% मार्केट शेयर कह सकते हैं, तो अब वो हो गया है अक्टूबर 22 में 9.1%, दैट इज ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। जब जो पहले उनका मार्केट शेयर था उसका आधा हो चुका है। विस्तारा पहले 0.2% था, अब 9.2%, इट्स मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, राइट। एयर एशिया इंडिया का पहला 1.3% है, जब वो 7.6%, तो वो बढ़ गया है, राइट। तो इस तरह से ये दो अलग अलग पीरियड में जो एयरलाइंस का मार्केट शेयर चेंज हुआ है वो हमें दिखाया। तो ये कंपटीशन हमें दिखा रहा है। जैसे ये इंडिगो का पहले 36.4%, जब वो 56.7%, मतलब ये अक्टूबर 22 में टोटल मार्केट शेयर का आधा मार्केट शेयर, आधे से ज्यादा तो इंडिगो के पास ही था, राइट। तो इस तरह से ये हमें कंपटीशन किस तरह से हो सकती है वो हमें समझाया है डेटा देखकर। कॉन्सेप्ट इंसाइट है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ बैरियर्स, एग्जिट बैरियर एंड एंट्री बैरियर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो बैरियर्स है, एंट्री और एग्जिट के बैरियर्स होते हैं, तो वो जो बैरियर्स है और प्रॉफिटेबिलिटी है उन दोनों के बीच इंटरकनेक्टेडनेस है। Although exist barriers and entry barriers are conceptually different, their joint level is an important aspect of the analysis of an industry. Often, exit and entry barriers are related. Substantial economies of scale in production, for example, are usually associated with specialized asset, as is the presence of a proprietary technology. इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए काफी सारा प्रोडक्शन करना पड़ता है, स्पेशलाइज्ड मशीनरीज वगैरह चाहिए होती है, तो वो कई बार एंट्री बैरियर बन जाता है। और जब वो एग्जिट करना होता है तब उनका सेल करना या उनको डिसमेंटल करना, वो सब कुछ भी डिफिकल्ट कई बार हो जाता है। टेकिंग द सिंप्लीफाइड केस इन विच एग्जिट एंड एंट्री बैरियर्स कैन बी इधर हाई और लो, वो हमें यहाँ पर एक फिगर में बताया हुआ है। ये एंट्री बैरियर्स है और यहाँ पर एग्जिट बैरियर्स दिया हुआ है। एंट्री बैरियर लो है और एग्जिट बैरियर्स भी लो है। तो यहाँ पर लो मार्जिन, यहाँ पर मार्जिन नहीं लिखा हुआ है, लो मार्जिन स्टेबल रिटर्न। लो एंट्री बैरियर्स, लो एग्जिट बैरियर्स, दोनों ही लो है, इजीली कोई भी एंटर कर सकता है, एग्जिट कर सकता है। तो मार्जिन कैसा रहेगा, लो रहेगा, उसमें मार्जिन इतना नहीं मिलेगा, और रिटर्न भी कैसे रहेंगे, स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे, राइट। अगर एंट्री बैरियर लो है बट एग्जिट बैरियर्स हाई है, तो वहां पर मार्जिन कैसे रहेंगे, लो मार्जिन, बट रिटर्न रिस्की रिटर्न हो जाएंगे। क्योंकि क्या है कि आप एंटर कर दिया, एंटर करना काफी इजी है, बट एग्जिट करना काफी डिफिकल्ट है, तो वहां पर रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिफिकल्ट हो जाता है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिट बैरियर्स कैसे है, आए हैं, तो वो शायद अब आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, और जो नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए उसे रिस्की रिटर्न कहा है। एंट्री बैरियर लो है, इस वजह से मार्जिन जो है वो काफी कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग एंटर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एंटर कर सकता है, इसीलिए लो मार्जिन रहेगा। एंट्री बैरियर हाई है, राइट, और एग्जिट बैरियर लो है, तो उस केस में हाई मार्जिन और स्टेबल रिटर्न मिलेगा। हाई एंट्री बैरियर और लो एग्जिट बैरियर है, तो हाई मार्जिन और स्टेबल रिटर्न मिलेगा। हाई एंट्री बैरियर है, इसीलिए मार्जिन ज्यादा मिलने के चांसेस है, क्योंकि वहां पर ऑर्गेनाइजेशन कम एंटर होते हैं, राइट। और अगर हाई एंट्री बैरियर और हाई एग्जिट बैरियर है, तो उसके इसमें हाई मार्जिन और रिस्की रिटर्न हो जाएंगे। एंट्री बैरियर ज्यादा है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन कम एंटर होंगे, इसीलिए मार्जिन जो है वो ज्यादा मिलेगा। बट एग्जिट बैरियर भी हाई है, तो उसके इसमें रिटर्न जो है वो रिस्की हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर सिंपल ऐसा कह सकते हैं कि जब भी लो एंट्री बैरियर होगा, जब भी लो एंट्री बैरियर हो तो लो मार्जिन मिलेगा आपको। हाई एंट्री बैरियर है तो आपको हाई मार्जिन मिलेगा, राइट। सिंपल है, क्योंकि लो एंट्री बैरियर है तो कोई भी चला सकता है, तो मार्जिन कम हो जाएगा। हाई एंट्री बैरियर है तो कंपैरेटिवली कम ऑर्गेनाइजेशन एंटर होंगे, तो जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, सिंपल। और अगर लो एग्जिट बैरियर है तो कंपैरेटिवली इजी है, उसमें रिटर्न आपको मिलने के चांसेस है, जब तक रिटर्न मिल रहे हैं तब तक काम कीजिए, फिर निकल जाइए, तो वहां पर स्टेबल रिटर्न मिलेंगे आपको। बट अगर हाई एग्जिट बैरियर है तो आप तुरंत निकल नहीं पाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा, जिसमें नुकसान भी हो सकता है, राइट। तो नुकसान होने के चांसेस है, इसीलिए वो रिस्की रिटर्न हो जाएगा।
तो हाई एग्जिट बैरियर होगा तब रिस्की रिटर्न होगा। तो अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन लेना है, लो एंट्री बैरियर एंड लो एग्जिट बैरियर है तो लो मार्जिन स्टेबल रिटर्न, लो एंट्री बैरियर है हाई एग्जिट बैरियर है तो लो मार्जिन रिस्की रिटर्न, हाई एंट्री बैरियर है लो एग्जिट बैरियर है हाई मार्जिन स्टेबल रिटर्न, हाई एंट्री बैरियर है हाई एग्जिट बैरियर है तो हाई मार्जिन रिस्की रिटर्न। सिंपल। तो आप ये चीज याद रख सकते हैं, तो ये आपका पूरा जो चार्ट है वो बन जाएगा। क्लियर? चलो, ये समझना जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं, राइट? Five competitive forces jointly determine the intensity of industry competition and profitability, and the strongest force or forces govern and become crucial from the point of view of strategy formulation. ये जो 5 competitive forces हमने देखा, right? Bargaining power of buyers, bargaining power of supplier, threat of substitute, threat of new entrants and rivalry among the existing firms. तो ये पांचों जो फोर्सेस है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है, उसमें से जो सबसे ज्यादा जिसका इंपॉर्टेंस होगा वो स्ट्रेटेजी किस तरह से बनानी है, किस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी है, किसको सबसे ज्यादा एड्रेस करना चाहिए, वो डिसिसिव फैक्टर बन जाएगा। Even a company with a very strong market position in an industry where potential entrants pose no threat will earn low returns if it faces a superior low-cost substitute. जहां पर न्यू एंट्रेंट्स के आने के चांसेस कम है, कंपटीशन कम है, बट वहां पर अगर सब्स्टिट्यूट अगर सुपीरियर और लो कॉस्ट पर अवेलेबल है तो उसके लिए थ्रेट बन जाता है, कंपटीशन डिफिकल्ट हो जाती है। Even with no substitutes and blocked entry, intense rivalry among existing competitors will limit potential returns. अगर substitutes भी नहीं है, blocked entry है, नए entrants आ भी नहीं सकते, बट जो existing ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच स्टिफ कंपटीशन है, इंटेंस कंपटीशन है, राइवलरी है, तो उस केस में भी जो कॉम्पिटिटर्स मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगा, राइट? इसीलिए 5 फोर्सेस में से अगर सभी नहीं है बट जो भी है जिसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है वो डिसाइड करेगा कि किस तरह से काम आगे करना रहेगा। The 5 forces enumerated by Porter's 5 force model are constantly changing, which makes the model a dynamic analytical tool. ये जो 5 forces है आपने एक बार एनालाइज करके रख दिया कि ये सारे कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स है, ये थ्रेट्स है, ये हमारे लिए बार्गेनिंग पावर इस तरह के हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये डायनेमिक टूल है, इसमें चेंजेस होते रहेंगे, आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद एनालिसिस करते रहना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा ऐसा कॉम्पिटिटिव फोर्स है और किसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, किसके लिए आपको स्ट्रेटेजीज फ्रेम करनी चाहिए। Porter's 5 forces is a good starting point to evaluate an industry but should not be used to isolation. ये पोर्टर्स 5 फोर्सेस हम यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है, बट सिर्फ इसको करके एनालिसिस नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना है, कंपटीशन को पता करना है, तो उसके लिए दूसरे जो एनालिसिस है उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। You could, for example, combine it with value chain analysis or through the VRIO framework in order to get better sense of where your company's competitive advantage is coming from and to better position your company among rivals. ये VRIO जो फ्रेमवर्क है उसमें वैल्यू, रेयरिटी, इमिटेबिलिटी मतलब कि आपके प्रोडक्ट्स इमिटेट कर सकते हैं या नहीं, एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये चारों चीजें देखेंगे, राइट? इसके बेसिस पर भी आप फ्रेमवर्क के बेसिस पर भी देख सकते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस भी कर सकते हैं ताकि पता चले कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कहां से मिल रहा है। मोरओवर, Porter's 5 forces is often combined with the Stipple analysis is to give a good overview of the organization's environment. ये स्टिपल के बारे में हमने ऑलरेडी आगे समझा था, राइट? फिर आगे हमें पोर्टर्स ये जो एनेक्चर भी दिया हुआ है कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, राइट? वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काफी इजी है, वो आप एक बार एनेक्चर देख लीजिएगा, राइट? फिर है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स एंड मार्केट। कस्टमर और मार्केट को समझना जरूरी है, मार्केट में मार्केट सेगमेंट समझना जरूरी है, सेगमेंटेशन एनालिसिस हम यहाँ पर समझने वाले हैं। After assessing the profitability and growth potential of an industry, the industry analysis extends to developing an understanding of customers and market. The need and importance of understanding customers and market as well as segments thereof is inevitable because for a business firm, it is not always beneficial to be operative in all segments of the market. कस्टमर्स कौन सा है, मार्केट कौन सा है और कौन से मार्केट सेगमेंट में इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम करना है, वो सब कुछ देखना जरूरी है।
क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सारे सेगमेंट में एक साथ काम करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो किसी को भी वैल्यू शो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको प्रॉपरली कौन सा मार्केट सेगमेंट है जहां पर प्रॉफिटेबल है, जहां पर वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऐसे सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उसमें वर्क करना चाहिए। A strategic choice can be made to decide which segment the firm will operate. Hence, segmentation analysis is relied upon to identify the primary area of operation. अब मार्केट सेगमेंट एंड मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस समझाया है। सबसे पहले मार्केट किसे कहा जाएगा? मार्केट कंसिस्ट ऑफ द बिजनेस फॉर्म दैट इज सेलिंग द प्रोडक्ट और रेंडरिंग द सर्विस इन एडिशन टू द बायर हु इज बाइंग और हायरिंग देम। जो फर्म है वो कहां पर अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को सेल करते हैं, और जो बायर है, राइट, जो बाय करते हैं, हायर करते हैं, उसको मार्केट कहा जाएगा। जहां से वो बेचा जाता है, और जो कस्टमर्स है उसे मार्केट कहा जाएगा। मार्केट कैन बी फिजिकल वेयर द ब्रिक एंड मोर्टल स्टोर्स एग्जिस्ट। फिजिकल मतलब कि जो दुकानें पहले थी, राइट, ईंट पत्थर से बनी हुई, तो वो दुकानें फिजिकल मार्केट हो सकता है। और वर्चुअल बेस्ड ऑन ई प्लेटफॉर्म, राइट, ये जो यूट्यूब है ये ई प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल मार्केट है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो सब कुछ है, राइट, ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। There may be a many sellers and buyers or only a handful. बहुत सारे sellers, बहुत सारे buyers हो सकते हैं, या फिर handful कुछ हो सकता है, limited भी हो सकता है। Market also includes potential buyers. Market के अंदर potential buyers भी cover up होते हैं, इसीलिए कहाँ पर बेचा जाता है और कौन से buyers है, प्लस potential buyers कौन से है वो भी market के अंदर cover up किया जाता है, right? Segment or market segment. A market segment is a category of customers who have similar likes and dislikes in an otherwise homogeneous market. In order to be recognized as a segment, the following criteria must be satisfied. Market segment मतलब कि जिनकी लाइक डिसलाइक सिमिलर टाइप की है, होमोजीनियस प्रोडक्ट में भी होमोजीनियस सिमिलर मार्केट है, उसके अंदर भी जो एक टाइप के लोग हैं, एक टाइप के कस्टमर्स हैं, उनको सेगमेंट कहा जाएगा। उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए ये हमें समझाया है। The segment should be homogeneous internally in terms of constituents, which may be their demographic character, behavior, trait, or any other basis of segmentation. Homogeneous internally वो homogeneous होने चाहिए। Illustration: fabric or ready-made clothing firms have kid or children's range in addition to male and female collection. These segments are homogeneous internally. For the first segmentation, age is the basis, whereas for the later two, gender is the basis. All three segments are demographic in nature. होमोजीनियस, इंटरनली होमोजीनियस होने चाहिए, जैसे कि डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर सेगमेंट बनाना। किड्स के लिए अलग जो क्लॉथिंग ब्रांड है वो किड्स के लिए अलग हो सकती है, उनका फोकस अलग तरीके से हो सकता है। मेल फीमेल के लिए अलग अलग हो सकता है, तो उसमें भी अलग अलग ब्रांड, उसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। किस सेगमेंट के ऊपर फोकस करना है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। The segment should be heterogeneous externally in terms of other segments. Each segment must be different from others. Externally वो सारे जो segments है वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए, heterogeneous होने चाहिए। Passenger vehicle and commercial vehicles for automobile companies. Passenger vehicles और automobile दोनों ही व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन ही करते हैं, राइट। होमोजीनियस इंटरनली बट हेट्रोजीनियस एक्सटर्नली, क्योंकि दोनों में से कोई एक है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, वो पैसेंजर इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। दोनों ही ऑटोमोबाइल कंपनीज या फिर उनके सेगमेंट्स है, उनके डिपार्टमेंट्स है वो अलग अलग होंगे। Now electronic vehicles are also seen as an entirely separate segment. फ्यूल के बेसिस पर या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ये भी सेगमेंट बन गए। In the given example, all the segments are heterogeneous externally based upon the user or purpose of use and source of energy or power, fuel versus electricity, right? सेगमेंट शैल बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल। सेगमेंट है वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, अलग लगना चाहिए कि हाँ ये अलग है, ये अलग, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, सेगमेंट है ये। अ बिजनेस फर्म मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन group members and non-group members. The characteristics of group members due to which they fall under a particular segment shall be consistent. The basis of segmentation should be strong enough to make identification easy. Group members और non-group members, group members है तो ये segment है, ये सारे एक जैसे है तो इसको segment कहा जाएगा। वो properly identify कर सके, ऐसा कोई strong ऐसा identification होना चाहिए जिससे easily उसको identify किया जा सके। Segment size shall be reasonable if not substantial. At least of sufficient size to specific marketing efforts can be made considering potential profitability. Mind it, any size can be considered reasonable if it can operate profitably.
जो सेगमेंट की साइज है वो रीजनेबल होनी चाहिए, अगर सब्सटेंशियल नहीं है तो। यहाँ पर रीजनेबिलिटी जो है वो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो जो सेगमेंट है उसमें से आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, रीजनेबल प्रॉफिट मिलना चाहिए, अगर सब्सटेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिले तो। अगर उसमें से प्रॉफिट मिल रहा है तभी उसे सेगमेंट कहा जाएगा, तभी उसको अलग से उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ कंपनीज दैट adopt the focus strategy or offer limited edition products are still able to operate profitably despite having a small number of target customers. जो स्पेसिफिक चीजें बेचता है, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट या फिर फोकस स्ट्रेटजी नीश मार्केट होता है, तो उसमें भी वो भले ही थोड़े से कस्टमर को टारगेट करते हैं फिर भी वो सेल भी कर सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकता है, राइट। तो ऐसा सेगमेंट हो सकता है कि वो रीजनेबल होना चाहिए, भले ही बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है बट उसमें से भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। A segment must be responsive in the sense that it must respond or react to the market offerings. जो सेगमेंट है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, कोई भी ऑफरिंग हो रहा है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी ऐसा डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है तो वो रिएक्ट करना चाहिए, वो परचेस करना चाहिए, तभी वो सेगमेंट कहा जाएगा। तो ये 5 क्राइटेरियाज है सेगमेंटेशन के लिए। सबसे पहले होमोजीनियस, इंटरनली वो होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। हेट्रोजीनियस, एक्सटर्नली। देन आइडेंटिफाएबल, then size shall be reasonable if not substantial, और वो प्रॉफिट की टर्म्स में है, एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। What benefits market segmentation provides? Benefits of market segment include create stronger marketing messages, identify the most effective marketing tactics, design hyper targeted ads, attract and convert quality leads, differentiate your brand from competitors, build deeper customer affinity, identify niche market opportunities, stay focused। तो सेगमेंट पता चलेगा तो उसके हिसाब से वो जो सेगमेंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, प्रोडक्ट उसको ऑफर किया जाएगा, उसमें जो क्वालिटी देनी है उसको रिक्वायरमेंट है, फीचर्स या फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करनी है, नीश मार्केट अगर करना है, फोकस कितना करना है, वो सब कुछ पता कर पाएंगे। तो सेगमेंटेशन करना जरूरी बन जाएगा, राइट। Segmentation analysis or a market segmentation analysis. Market segmentation is the process of dividing a broad target customer base or business market into small but more defined subgroups of customer based on some type of shared characteristics such as demographics, interest, needs, or location. We already learned in the previous section of this chapter that value proposition canvas is helpful in observing the customer's characteristics, and those characteristics can be used as the basis of segmentation for effective market segmentation. वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था, राइट। तो उसके हिसाब से जो कस्टमर्स कौन से और उनका सेगमेंटेशन क्या होना चाहिए वो हमें पता चल सकता है, और इस हिसाब से मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस हम कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन किसके बेसिस पर कर सकता है? सबसे पहले प्रोडक्ट सेगमेंटेशन डील्स विद ग्रुपिंग द कस्टमर बेस्ड अपॉन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स और असेंबलीज इन विच द फर्म डील्स और फीचर्स देयरऑफ। प्रोडक्ट के बेसिस पर एक टाइप के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया तो वो प्रोडक्ट के बेसिस पर सेगमेंटेशन कर दिया। फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑपरेट्स इन डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स सच एज कॉम्पैक्ट, वैगन, सीडान, एसयूवीज प्रोडक्ट। Segmentation can be done based upon the feature of products such as commercial or passenger vehicle, also based upon fuel based or vehicle or electronic vehicles, right? तो इस तरह से अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट के बेसिस पर या उनके फीचर्स के बेसिस पर सेगमेंटेशन हो सकता है, जैसे कि मेरे चैनल में भी सीए इंटर, सीए फाइनल, राइट। Demographic segmentation relies on the characteristics such as age, gender, family situation, education and ethnicity or to group the customer। जो भी डेमोग्राफिक्स है वो क्या करते हैं, किस तरह के एज क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, सर्विस दैट आर पर्सन ओरिएंटेड एंड ऑफ पर्सनल यूज सच एज हेयर सैलून्स एंड प्रोडक्ट टू बी यूज्ड एज अ पर्सनल इफेक्ट सच एज अपीयरल एसेसरीज यूजुअली अंडरगो सेगमेंटेशन बेस्ड अपॉन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एज के हिसाब से जेंडर, मेल, फीमेल, राइट। कई चीजें यूनिसेक्स भी होती है, राइट। फैमिली सिचुएशन क्या है, एजुकेशन, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों के लिए भी अलग अलग चीजें हो सकती है, राइट। एथनिसिटी ग्रुप एटसेट्रा। Psychographic segmentation is based on factors such as personality traits, values, attitudes, interest, lifestyle, influences, subconscious and conscious beliefs, motivations and priorities. साइकोलॉजी जो उनकी चलती है, जिस हिसाब से उनकी इच्छाएं है, लाइक डिसलाइक है, लग्जरियस लाइफ उनको चाहिए, राइट, तो उस हिसाब से वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, तो वो पूरा अलग सेगमेंट बन जाएगा। उनका इन्फ्लुएंस, उनका मोटिवेशन क्या है, वो क्या सोचते हैं उसके बेसिस पर।
Airline companies offer travel in 3 classes, that is economy, business and first class. तो ये 3 क्लास किस तरह से लाइफस्टाइल के बेसिस पर कह सकते हैं कि आप फिर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. Builders can also do psychographic segmentation based upon lifestyle in addition to income that affect lifestyle, that is low income group, middle income group and higher income group, to offer LIG or MIG flat, so on and so forth. राइट, अलग अलग इनकम टू ग्रुप के हिसाब से 1 BHK भी होते हैं, 2 BHK, 4 BHK भी होते हैं. राइट, तो उस हिसाब से अलग अलग टाइप के फ्लैट्स वगैरह बेच सकते हैं, तो वो लाइफस्टाइल के बेसिस पर है. तो वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन हो गया. Then behavioral segmentation using characteristics such as purchasing habits, spending habits, status and brand interaction for grouping the customer based into segments. Behavior कैसा है, राइट? अगर जिसको स्टेटस सिंबल ब्रांड है तो उनको वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर ब्रांड ही चाहिए, भले ही सिमिलर टाइप का मटेरियल, सिमिलर टाइप की क्वालिटी अगर उनको नॉन ब्रांडेड कंटेंट, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में भी मिलेगी, फिर भी वो क्या प्रेफर करेंगे, ब्रांड. राइट, तो उनको उसी तरीके से बेचना पड़ेगा. E-commerce platforms such as Flipkart differentiate their Plus or Prime members from others based upon purchasing habits, that is quantum and frequency. Clubs used to offer Silver, Gold, Prime, Premium and Platinum membership based upon spending habits or a slab. कितना स्पेंड करते हैं वो हैबिट्स के बेसिस पर सेगमेंटेशन किया जाता है. एंड जियोग्राफिक सेगमेंटेशन इज बेस्ड अपॉन जिप कोड, सिटी, कंट्री, क्लाइमेट, अर्बनिटी एंड रूरलिटी ऑफ द कस्टमर. जियोग्राफिकल सेगमेंट हो सकते हैं, कुछ चीजें कुछ जियोग्राफिक में ज्यादा बिक सकती है रादर देन अदर्स. राइट, चलो, तो ये 5 तरीके से सेगमेंटेशन हो सकता है: प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन एंड जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Although STP, segmentation, targeting and positioning, is a marketing approach where business segment target the best fit audience segments for their product and position their product to capture their target segment effectively, it has substantial strategic context and substantial cost implications. It is commonly observed that non-marketers in business organization are often stick to what the organization can produce and are not ready to consider what customers actually want. कई बार क्या होता है कि जो नॉन मार्केटर्स है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचते हैं, वो जो बेचते हैं बस वही, कस्टमर को क्या चाहिए उनसे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. कस्टमर की नीड के हिसाब से वो मार्केट्स, वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं करते हैं, वो चेंज नहीं करते, इसीलिए कस्टमर है वो स्विच कर देते हैं, दूसरे सप्लायर के पास से अपनी प्रोडक्ट परचेस करते हैं. This attitude becomes a focal shortcoming in planning and executing strategies pertaining to segmentation, targeting and positioning. All leaders and managers in the organization need a thorough understanding of customer needs and what drives demand, as it is critical in designing strategies and developing capabilities to meet those needs. To understand what drives demand, the basis of competition needs to be decoded. इसीलिए सारे मैनेजर, सारे लीडर्स को ये देखना चाहिए कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है और वो क्यों वो डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड ड्राइव करने के पीछे का रीजन क्या है वो समझना जरूरी है. वो थोरोली समझेंगे तो वो कस्टमर की नीड्स, डिमांड्स को फुलफिल कर पाएंगे और वो जो मार्केट है वो कैप्चर कर पाएंगे. कंपटीशन, इसीलिए कंपटीशन में रहने के लिए वो समझना जरूरी है. नाउ basis of competition. Competition is a situation where 2 or more people or organization are trying to achieve, obtain, etc. the same thing or to be better than somebody else. The competition can be natural or a strategy. Competition क्या है वो तो समझ में आता है, right? Natural competition arises in the process of evaluation and refers to the survival of the fittest as started at the beginning of the section. Natural competition, right? जो भी better है, evolution होगा तो उसमें obviously कोई एक ही रह सकता है आगे, तो उसमें जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो फॉर्मूला काम करेगा. नेचुरल कंपटीशन फोर्स द वीकर राइवल्स टू एग्जिट द मार्केट और कोलैप्स इन सर्च ऑफ सर्वाइवल. ओनली दोज एबल टू सस्टेन देमसेल्व्स ईदर अडॉप्ट टू द चेंज, काउंटर द चेंज और मेक द चेंज. कौन सर्वाइव कर पाएगा? जो चेंजेस जो है उसको अडॉप्ट करेगा, इधर अडॉप्ट द चेंज, काउंटर द चेंज और मेक द चेंज. जो चेंज है उनको अडॉप्ट कीजिए और जिस तरह से अभी सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, उस हिसाब से आप चलिए. काउंटर द चेंज, वो चेंज को आप चैलेंज कीजिए, राइट, कि भाई हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम तो इसी तरीके से करेंगे, और वो काउंटर कीजिए और उसमें जीतिए भी सही, राइट. और मेक द चेंज, या फिर आप खुद चेंज लेकर आइए. Whereas strategic competition deals with the deployment of resources based on a high degree of insight into a business system. या फिर strategic कंपटीशन होगा तो पहले से ही सब कुछ अच्छे से सोचकर, ज्यादा अच्छे से रिसोर्सेज लेकर ही कॉम्पीट करना, बाकी कोई आएगा ही नहीं मेरे सामने, राइट.
The basis of competition is the reason why customer of a particular business chooses it over its competitor. It can be a product, feature, function, style, availability or host of other things. कौन से बेसिस पर किसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेस करना, उसके लिए बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है. वो फीचर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से वो सर्व करते हैं, कितने टाइम में सर्व करते हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं. Once a business is done with the industry analysis and has also developed an understanding of the market and customer, it may be able to identify what exactly drives demand, choice, price and cost. Assess the current and potential risk that may affect future developments in the industry and discover what underpins sustainable competitive advantage. Determining the basis of competition may involve asking certain questions such as what drives demand for the product and service of the industry. आपको अगर कंपटीशन किस तरह से हो रहा है, बेसिस क्या है कंपटीशन के, वो अगर समझना है तो सबसे पहले तो क्यों, प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो ड्राइव कर रहा है डिमांड को, राइट, क्योंकि वो फीचर्स, वो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी रहेगी. हाउ डज द कस्टमर मेक अ चॉइस एज टू प्राइस, फीचर, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. कस्टमर किस तरह से चॉइस कर रहा है, प्राइस के लिए कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो प्राइस से सेंसिटिव होंगे, उनको कम प्राइसेस में अगर प्रोडक्ट मिल रही है तो वहीं से परचेस करेंगे, राइट. कुछ ऐसे कस्टमर होंगे कि जिनको अगर इतना सस्ता तो कैसे हम ले सकते हैं, तो उनको ज्यादा प्राइस वाली चीज पसंद आएगी. फीचर्स क्या क्या वो डिमांड कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्वालिटी कैसी एक्सपेक्ट करते हैं, राइट, वो सारी चीजें देखना है, किस तरह से चॉइस करते हैं. हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड इन द इंडस्ट्री. प्राइस किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, कोई इंडस्ट्रियल फैक्टर्स, रेगुलेशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद फिक्स कर सकते हैं. व्हाट आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ द कॉस्ट इन द इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री में कॉस्ट किस रीजन से ड्राइव होता है, प्रोडक्शन में हो सकता है, मार्केटिंग में हो सकता है, राइट, तो वो कौन से ऐसे ड्राइवर्स है वो देखना है, समझना है. व्हाट आर द करंट एंड पोटेंशियल रिस्क, और रिस्क क्या क्या हो सकता है, सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है, कंपटीशन क्या हो सकता है, राइट, वो सारी चीजें देखनी रहेगी. तो ये 5 चीजों के आंसर्स देखने रहेंगे डिटरमाइनिंग द बेसिस ऑफ कंपटीशन, राइट. What drives the demand for the product or services? How does the customer choose among the price, features, quality, etc. Right? प्राइस किस तरह से डिटरमाइन होता है, कॉस्ट क्या किस तरह से ड्राइव होता है इंडस्ट्री में, एंड करंट और पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकता है. After assessing the competitive forces in a particular industry and determining the basis of competition in the market wherein business operate, it is easy to identify the key success factor KSFs to gain a competitive advantage in the industry and also ensure the availability of resources and core competencies involved in KSFs to compete in the market and generate a sustainable competitive advantage. Competitive forces क्या है वो समझने से हमें क्या पता चल सकता है, की सक्सेस फैक्टर, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन है वो compete कर सकता है, राइट, उनकी कोर कंपिटेंसीज बन सकता है और वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो अचीव कर सकते हैं और उसे सस्टेन कर सकते हैं, राइट. तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो सकते हैं उसके बारे में आइडिया आ सकता है और वो कम्पीट अच्छे से कर पाएंगे. तो यहाँ पर अभी की सक्सेस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं वो समझाया है, इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर्स. There are certain factors in every industry that are critical to the success of any business organization in generating and sustaining a competitive advantage. The availability of resources and core competencies pertaining to such factors and the strategic use thereof can really help an organization outperform its peer or competitor in its target market. जो भी की सक्सेस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि किस तरह से आपके कौन से रिसोर्सेज आपके पास है और कोर कॉम्पिटेंसेस, स्किल्स वगैरह क्या है, कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, राइट, वो दोनों चीजें काफी इंपैक्ट करती है अमोंग योर पीयर्स और कॉम्पिटिटर्स की आप स्टैंड आउट करेंगे, राइट, और वो की सक्सेस फैक्टर्स आपके लिए बन जाते हैं. Such factors are called key success factors, sometimes called critical success factors (CSFs). In effect, it articulate what the company must do and do well to achieve the goals outlined in its strategic plan. वो जो की सक्सेस फैक्टर है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, उनको अच्छे से करना ही पड़ेगा. वो अगर अच्छे से करेंगे तो वो अपने जो प्लान्स है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स है, उनको अचीव कर पाएंगे. Examples would include agility, reliability, diversity and emotional connection with the clients. Agility मतलब वो क्विकली वो चेंज या फिर कुछ भी चीज़ है तो उनको अडॉप्ट कर सकता है. रिलायबल है, अगर लोगों में वो रिलायबल है तो वो परचेस करेंगे, वहां से परचेस करेंगे. डाइवर्सिफाइड है, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इमोशनल कनेक्शन मिल रहा है तो भी लोग परचेस करेंगे. तो ये सारे की सक्सेस फैक्टर्स बन सकते हैं. Further, with each CSF's key performance indicator, KPIs are attached to measure the performance of business organization regarding said CFF.
CSF, जो भी की क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है राइट, या फिर की सक्सेस फैक्टर्स है, उनके साथ KPIs भी होंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो इंडिकेट करते हैं कि इस वजह से आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, और वही आपके वो जो सारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की वजह से आपका की सक्सेस फैक्टर या CSF है वो बनता है. Cycle time is a critical or a key success factor in many business. Lead time or run time shall be attached as a KPI to the CSF of time. Cycle time मतलब कि आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना टाइम लगता है वो, जबकि लीड टाइम और रन टाइम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वहां से स्टार्ट होती है, वहां से एंड होने तक का जो पूरा टाइम है वो लीड टाइम या रन टाइम है. तो जो साइकिल टाइम है एक प्रोडक्ट बनाने में आपको कितना टाइम लगता है वो की सक्सेस फैक्टर है. वो जितना जल्दी बना देंगे वो आप सक्सेस ज्यादा मिलेगी ऑब्वियसली राइट, क्योंकि कॉस्ट आपका कम हो जाएगा. और जो लीड टाइम या रन टाइम है प्रोसेस को करने के लिए कितना टाइम लगता है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है. वो ऐसा इंडिकेटर है जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं वो पता चलेगा. Key success factors are one of three elements a company's management team must articulate as part of its strategic planning process, with the others being its strategic goals and its strategic scope. Under a dynamic business environment with the passage of time, key success factors may change. Therefore, to discourage that market or industry may change, hence business firms need to be aware of the changes in assessing them, adapting them or responding to them, and periodically reassess the CSF. CSF है वो चेंज हो सकते हैं, तो वो जो भी चेंज है उनको अडेप्ट कीजिए या रिस्पॉन्ड कीजिए राइट, या फिर उनको असेस कीजिए. तो वो करना जरूरी है ताकि CSF आपके चेंज हो तो वो भी आपके CSF बन जाए. वो जो दूसरी चेंज सिचुएशन है उसमें भी आपके CSF आपके पास होना चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन कर पाएंगे. A cellular phone manufacturer that was market leader at one time when critical success factors were reliability and efficient distribution network lost its leadership position to an emerging brand when smartphones were launched. Nokia के बारे में सबको पता ही है राइट, वो रिलायबल था, उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा था, कहीं पर भी मिल जाता था और काफी रिलायबल और अच्छा भी फोन आता था राइट. लोग नोकिया का ही फोन यूज करते थे. बट जब दूसरे ब्रांड के फोन्स आने लगे राइट, और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ तो उनको वो अडेप्ट नहीं कर पाए, वो चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाए और वो मार्केट में से बिल्कुल चले ही गए राइट. And the dynamics of the industry changed because users started considering phones as gizmos for receiving and sending emails, playing music, taking photos and even searching for internet. Gizmos मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स राइट कि जिसकी वजह से दूसरे भी काम हो सकते हैं. तो अब सिर्फ फोन है वो सिर्फ किसी से बात करने का एक साधन नहीं रहा है राइट, वो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करता है. ये भी शायद आप फोन थ्रू ही देख रहे होंगे राइट, ये जो वीडियो लेक्चर्स है. तो अब सिर्फ वो लिमिटेड टू कॉलिंग नहीं है, मैसेज देना अलार्म के लिए हो सकता है, इवन अब तो हेल्थ के लिए भी उसका यूज किया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किया जाता है. तो वो सारी चीजें भी अब नेसेसरी है. बट वो नोकिया ने उस टाइम पर वो नहीं सोचा, और वो जो पुराने जो उनकी थिंकिंग थी उसी के ऊपर टिके रहे, उसी के वजह से चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाए और वो जो CSF है उनका चला गया. Resultantly, R&D, screen size, megapixel of the camera, etc. become new key success factor. इसीलिए सिर्फ अब कॉलिंग आपके लिए नहीं काम का चलता राइट, उसमें दूसरे फीचर्स राइट. अब क्या फोन जब परचेस करते हैं क्या चीजें देखते हैं राइट, कि उसकी साइज क्या है फोन की, उसमें कैसा कैमरा है राइट, स्टोरेज स्पेस कितना है, बहुत सारी चीजें ही देखी जाती है, उनके फीचर्स देखे जाते हैं राइट, क्योंकि दूसरे की सक्सेस फैक्टर्स बन गए हैं. सर जो बेसिक सर्विसेज तो सारे फोन दे ही रहे हैं राइट. नाउ कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस. जो कोर कॉम्पिटेंसी है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप, तो वो एनालाइज कैसे करेंगे. कोर कॉम्पिटेंसी इज अ यूनिक प्रीपोजिशन दैट हेल्प्स अ फर्म स्टैंड आउट इन इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू टू इट्स कस्टमर्स. Core competency leads to either cost leadership or product differentiation, which are the primary source of for a firm to gain a competitive advantage. Simple, ये बहुत सारी बार हमने डिस्कस कर लिया. Prahlad and Hamel suggest that core competencies are some of the most important sources of uniqueness. These are the things that a company can do uniquely well and no one else can copy quickly enough to affect competition. Competitive advantage जो है core competency है, वो ऐसी चीज है कि वो कस्टमर को वैल्यू भी क्रिएट करती है और जो कॉम्पिटिटर्स है वो इजीली वो कॉपी नहीं कर सकने चाहिए. अगर वो इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो फिर वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, कि वो दूसरे लोग भी कर सकते हैं. कोर कॉम्पिटेंसी वैल्यू भी क्रिएट करते हैं और दूसरे लोग कॉपी ना कर पाए, तभी आपके लिए वो कोर कॉम्पिटेंसी है. Prahlad and Hamel used examples of slow growing and now forgotten mega corporation that failed to recognize and capitalize on their strength. ऐसे बहुत सारे
ऑर्गेनाइजेशन है जो स्लो ग्रो करते थे और अब भूल भी गए, बड़ी कंपनीज थी फिर भी वो अब कुछ काम के नहीं है, कुछ लोग याद नहीं रख पाते क्योंकि उनके पास कोर कॉम्पिटेंसेस शायद नहीं थी. They compared them with star performer of 1980s such as Canon or Honda, which had a very clear idea of what they were good at and grew very fast. Canon और Honda दोनों ही फेमस कंपनीज है, राइट? और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो Canon के कैमरा में ही शूट हो रहा है. तो ये जो कंपनीज है तो उसकी कोर कॉम्पिटेंस उनकी स्ट्रेंथ पर उन्होंने काम किया और इसीलिए वो ज्यादा फास्टली ग्रो हुए हैं. स्टार परफॉर्मर था 1980s के. As they switched efforts away from areas where they were weak and further focused on areas of strength, their products built up more and more of a market lead. उन्होंने जो उनके वीकर एरियाज थे उनको हटा दिया और जो उनके स्ट्रेंथ थे उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया और वो अच्छे से ग्रो कर पाए, राइट? और मार्केट लीड करने लगे. What can be a source of core competency? Core competencies can arise out of resources which firm has and others don't. Resources ऐसा है कि जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पास है दूसरों के पास नहीं है तो वो कोर कॉम्पिटेंसी है. Capabilities, ability to coordinate resources and make optimal use of them. और वो जो resources है उनका ऑप्टिमम यूज करना, वो कैपेसिटी होना, वो एबिलिटी होना भी वो कोर कॉम्पिटेंसी लीड कर सकता है. सो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज आर द सोर्सेज की जिससे कोर कॉम्पिटेंसीज अचीव हो सकती है. टेस्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी कंटेन्स 3 पैरामीटर्स. कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं उसको टेस्ट करने के लिए 3 पैरामीटर्स बताए हैं. Relevance, the competence must give your customer something that strongly influences him or her to choose your product or service. If it does not, then it has no effect on your competitive position and is not a core competence. Core competence तभी कही जाएंगी कि जब जो कस्टमर है आपका वो आपके उनके लिए वो रिलेवेंट होना चाहिए, उनके लिए वो प्रोडक्ट है वो रिलेवेंट होना चाहिए, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई इसी के प्रोडक्ट या फिर सर्विस हम चूज करेंगे, तभी उसे कोर कॉम्पिटेंस कहा जाएगा. Difficulty of imitation, the core competence should be difficult to imitate. This allows you to provide products that are better than those of your competition, and because you are continually working on improve these skills means that you can sustain competitive position. और आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो इमिटेट कर सके, कॉपी कर सके, वो इतना इजी नहीं होना चाहिए. आप कॉम्पिटिटर्स से अलग प्रोडक्ट देंगे, राइट? तभी आप कोर कॉम्पिटेंसी है ऐसा कहलाया जाएगा. अगर वो दूसरे लोग भी इमिटेट कर पाएंगे देन इट इज नॉट अ कोर कॉम्पिटेंसी. तो ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करनी है जो डिफिकल्ट टू इमिटेट है और उसमें आपको इंप्रूवमेंट भी करते रहना होगा क्योंकि कहीं ना कभी तो कोई ना कोई तो आपकी चीज इमिटेट कर ही सकता है. इसीलिए उसमें इंप्रूवमेंट करते चाहिए ताकि आपको पायनियरिंग का बेनिफिट मिल सकता है, फर्स्ट मूवर का बेनिफिट मिल सका, राइट? And breadth of application, it should be something that open up a good number of potential markets. It is only open up a few small niche markets, then success in these markets will not be enough to sustain significant growth. ब्रेथ ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि उसकी चौड़ाई कितनी है, उनका स्प्रेड कितना है, वो जितना ज्यादा होगा ऑब्वियसली चांसेस है कि आप ज्यादा कस्टमर्स को अपनी ओर खींच पाएंगे और ज्यादा सेल कर पाएंगे. सो आपको निश मार्केट की जगह पर अगर आपका मार्केट काफी बड़ा है तो उसमें चांसेस ज्यादा है कि जो कस्टमर्स है वो ज्यादा आएंगे और कोर कॉम्पिटेंसी बनेंगे. यहाँ पर हमें 3 पैरामीटर्स बताए हैं कोर कॉम्पिटेंसी के लिए: रिलेवेंस, डिफिकल्ट टू इमिटेट एंड ब्रेथ ऑफ एप्लीकेशन. ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है. हाउ कैन कोर कॉम्पिटेंसीज बी एक्सप्लोर्ड, किस तरह से कोर कॉम्पिटेंसी को एक्सप्लोर्ड किया जा सकता है, उसके क्या तरीके हो सकते हैं? वैलिडेट, एंश्योर establish and exploit core competencies in the current business. Leverage competencies in the value chains of other existing business or segment. जो भी competencies है उनको leverage कीजिए दूसरे जो भी business segments है उसमें भी, कि क्या ये competency जो है क्या उसमें भी हम use कर सकते हैं, वो trial and error कीजिए. Use core competencies of reconfigure the value chains of existing business. Basically keep on improving. Value chain जो है उसमें आप improvement करते जाइए, improvement करते जाएंगे तो उसमें किसी ना किसी तरीके से competitive advantage आपको core competency मिल सकती है और उसका benefit आपको definitely मिलेगा. Use core competencies to create new value chains, और new value chain में भी आप core competencies का use कीजिए. तो सबसे पहले तो core competency है या नहीं वो validate कीजिए, फिर leverage कीजिए जो existing value chain है उसमें भी कोर कॉम्पिटेंसीज को रिकॉन्फ़िगर कीजिए और न्यू वैल्यू चेन में भी कोर कॉम्पिटेंसीज लेकर आइए, राइट? इस तरीके से कोर कॉम्पिटेंसीज को एक्सप्लोर किया जा सकता है. क्लियर? होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसमें हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ समझा, जिसमें मेनली माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस थे,
फिर मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट एनालिसिस, वो हमने इन डिटेल समझा। सेगमेंटेशन एनालिसिस की सक्सेस फैक्टर्स क्या है, बेसिस फॉर कंपटीशन क्या है, और कोर कंपिटेंसेस के बारे में हमने समझा, राइट। वैल्यू चेन एनालिसिस समझा था, तब भी था। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस, कोर कंपिटेंसेस एनालिसिस करना रहेगा। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी का पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।